गाइस, आज मैं शियल्क की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें शियल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाया जाता है, जो एक कानूनी वकील होती है जिसे सभी प्यार से जेन बुलाते थे। वो अपनी आखिरी दलील पेश करने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे GLKH के खिलाफ केस लड़ने के लिए चुना गया था। लेकिन लॉयर डेनिस जेन से कहता है कि अच्छा होगा कि दलील मैं पेश करूं, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि हम ये केस जीत जाएंगे। लेकिन जेन की दोस्त निकी, जो कि एक लीगल असिस्टेंट होती है, वो डेनिस को वहाँ से बाहर भगा देती है और जेन से कहती है कि तुम्हारी आखिरी दलील बहुत अच्छी है। जेन भी इससे खुश होती है और निकी से कहती है कि मुझे किसी भी हाल में ये केस जीतना है। तो निकी उसे कहती है कि ये केस तुम ही जीतोगी और अगर चीजें तुम्हारे मुताबिक ना हो तो तुम हल्क बन जाना, क्योंकि सिर्फ निकी और जेन के पेरेंट्स ही जानते थे कि वो शी हल्क है। फिर निकी वहाँ से चली जाती है। फिर जेन फोर्थ वॉल के थ्रू हम ऑडियंस से बात करती है। जैसे कि डेडपूल हमसे बात कर सकता था, वैसे ही जेन भी हमसे बात कर सकती है और वो हमें फ्लैशबैक के थ्रू बताती है कि वो शी हल्क कैसे बनी। फिर हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब बिलीव के बाद जेन अपने कजन ब्रूस बेनर यानी कि हल्क के साथ रोड ट्रिप पर जा रही थी। ब्रूस जेन को बताता है कि अब मेरा हाथ बहुत हद तक ठीक हो चुका है और मैंने अपने नॉर्मल अवतार में रहने के लिए खास तौर पर हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाया, जो मुझे इंसानी अवतार में रखता है। फिर जेन ब्रूस से कैप्टन अमेरिका के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन तभी उनके सामने सकार का क्लास 8 कुरियर स्पेसक्राफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जेन और ब्रूस का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जेन कार से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर घाव हो जाता है, मगर वो इसकी फिक्र किए बिना ब्रूस को बचाने के लिए कार में जाती है, क्योंकि वो अभी डिवाइस की वजह से नॉर्मल रूप में था और उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। इसीलिए जेन उसे बाहर निकालती है। ब्रूस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसका खून जेन के खून में मिल सकता था। तभी ब्रूस का बेटा जेन के घाव की वजह से उसके शरीर में मिल जाता है और वो शी हल्क में तब्दील हो जाती है। जेन को हल्क बनने के बाद कुछ समझ नहीं आता और वहाँ से भाग जाती है। जेन की जब आँख खुलती है तो एक टाउन के पास होती है। जेन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो एक बार के वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो हाथ मुंह धोने लगती है। तभी वहाँ कुछ गर्ल्स आ जाती है, जो जेन की हालत देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने उसे चोट पहुँचाई है। फिर वो उनसे फोन नंबर लेकर ब्रूस को फोन लगाती है और बाहर आकर उसके आने का इंतजार करने लग जाती है। लेकिन तभी कुछ लड़के आकर जेन को परेशान करने लग जाते हैं, जिससे जेन शी हल्क में तब्दील हो जाती है। वो तीनों लड़के काफी डर जाते हैं। जेन उन पर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी हल्क वहां आकर उसे रोक लेता है। जेन की जब अगली सुबह आँख खुलती है तो बीच पर बने एक घर में होती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज का पीछा करते करते उस घर के बेसमेंट में बनी एक लैब में पहुंचती है, जहाँ हल्क कुछ काम कर रहा था। जेन उससे कहती है कि क्या तुम वापस से हल्क बन गए? तो ब्रूस उसे कहता है कि मैं स्मार्ट हल्क हूँ और ये नाम मेरे फैंस ने रखा है। जेन उससे पूछती है कि ये जगह कौन सी है? तो ब्रूस उसे बताता है कि हम मेक्सिको में हैं और मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से बात हो गई है कि हम दोनों ठीक हैं। फिर वो उसे ये भी बताता है कि ये लैब भी वो जगह है जहाँ मैं हल्क और बैनर को एक कर पाया जब बिलीव के दौरान आधी दुनिया साफ हो गई थी, और इस लैब को टोनी ने मेरे लिए बनाया था और वो मेरा अच्छा दोस्त था। जेन उससे पूछती है कि क्या हम किसी स्पेसशिप से टकराए थे? ब्रूस उसे कहता है कि स्पेसक्राफ्ट सकारन क्लास 8 एयरक्राफ्ट था, जो शायद मुझे कोई मैसेज देना चाहता था, लेकिन पहले मुझे तुम पर ध्यान देना होगा क्योंकि तुम भी अब एक हल्क बन चुकी हो। इससे जेन परेशान होती है। ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे खून की वजह से गामा रेडिएशन तुम्हारी बॉडी में घुस गई। जेन इससे परेशान हुई कहती है कि क्या मैं मर जाऊंगी? तो ब्रूस उसे अच्छे से समझाता है कि ऐसा नहीं होगा, बल्कि हम दोनों में जेनेटिक फैक्टर का एक अजीब सा मेल है, जिससे हम दोनों गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हल्क बन जाते हैं। और मैंने जब तुम्हारे खून की जांच की तो मुझे पता चला कि तुम बहुत अलग हो, क्योंकि तुम्हारा खून जिस तरह से गामा रेडिएशन को कन्वर्ट कर पाता है, उससे ही मैं अपना हाथ पूरी तरह से ठीक कर पाया। जिस पर जेन उसे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं तुमसे बेहतर हूँ? तो ब्रूस को इससे जलन होती है, इसीलिए वो
उससे कहता है कि तुम मुझसे बेहतर नहीं बल्कि हम दोनों अलग है, और वो जेन के सभी ब्लड सैंपल को नष्ट कर देता है ताकि फिर उससे कोई हल्क ना बन पाए। जेन उससे कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस से नॉर्मल होना है, इसीलिए तुम मुझे ठीक कर दो। तो ब्रूस उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं सालों तक अपनी हालत से जूझता रहा हूँ और मेरे लिए सबसे बेहतर हुआ कि मैं अपने हल्क और बैनर रूप को एक कर पाया, और तुम्हें भी लैब में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए जिससे मैं तुम्हारे और शी हल्क के रूप को एक कर पाऊँ। लेकिन जेन उसे साफ मना कर देती है कि मैं हल्क नहीं बनना चाहती, मगर तभी उसे कुछ होने लगता है क्योंकि उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया था और उसे हल्क बनने की वजह से अब ज्यादा खाने की जरूरत थी, इसीलिए ब्रूस उसे खाना खिलाता है। ब्रूस उसे कहता है कि तुम अभी तक जैसी जिंदगी जीती आई हो अब तुम वैसी जिंदगी नहीं जी सकती क्योंकि अब तुम्हें लोगों से दूर रहना होगा और अपनी लॉयर वाली जॉब छोड़नी होगी जब तक कि तुम अपने हल्क वाले रूप पर काबू नहीं कर लेती। तो जेन उससे पूछती है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। तो ब्रूस उसे कहता कि मुझे अपनी हल्क वाली शख्सियत पर काबू करने में 15 साल लगे और मैंने जो किया वही मैं तुम्हें सिखाऊंगा जिससे तुम जल्दी से अपने हल्क वाले रूप को काबू कर पाओगी। और हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम कब हल्क में तब्दील होगी, और उसे एक मशीन के थ्रू जोड़ देता है ताकि उसे पता चले क्योंकि सत्य के गुस्से और डर के बाद हल्क बन जाती है, और वो सेल से कटर मशीन को ऑन कर देता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। जेन काफी डर जाती है लेकिन वो कटर के उस पर टकराने से पहले ही वो शी हल्क में बदल जाती है और उन कटर को तोड़ देती है। ब्रूस इससे खुश होता है लेकिन शी हल्क को गुस्सा आता है और वो गेट तोड़कर उस पर हमला कर देती है, मगर हल्क बच जाता है और ब्रूस उसे एक बच्चे की तरह शांत करने की कोशिश करता है। इसीलिए जेन उसे कहती है कि तुम तो मुझे ऐसे शांत कर रहे हो जैसे मैं एक आवारा घोड़ी हूँ। तो ब्रूस उससे हैरान होता है कि जेन की दो शख्सियत नहीं है और अपने हल्क रूप में भी जेन ही है। जेन भी इससे खुश होती है। ब्रूस को भी विश्वास नहीं होता क्योंकि जब वो हल्क बना था तो 10 साल तक अपनी हल्क वाली शख्सियत से जूझता रहा। जेन उसे बताती है कि जब पहली बार मैं शी हल्क बनी थी तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ब्रूस अपने नोट्स में से पहले चैप्टर को हटा देता है जब उसे शी हल्क और जेन की बॉडी को एक करना था। जेन उसे पूछती है कि अगर मुझे वापस से जेन बनना है तो मुझे क्या करना होगा और तुम क्या करते थे। तो ब्रूस उसे बताता है कि आमतौर पर मैं किसी जेट से गिरता था या फिर नताशा मुझे लोरी सुनाती थी तब मैं वापस से नॉर्मल हो जाता था, और एक बार तो मैं सकार प्लेनेट पर 2 साल तक अपने हल्क रूप में फंसा रहा। तो जेन उसे कहती है कि मुझे हल्क नहीं बनना और मैं 2 साल तक किसी प्लेनेट पर नहीं फंसना चाहती। तो ब्रूस उसे समझाता है कि तुम्हारा थोड़ा सा गुस्सा भी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर एक बार लोगों ने तुम्हें मॉन्स्टर की तरह देख लिया तो लोग उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो जेन भी उसकी बात समझ जाती है और उसे कहती है कि मुझे हल्क बनना सिखाओ। फिर दिखाया जाता है कि ब्रूस शाम को डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की मदद से जेन को दिमाग पर काबू पाना सिखाता है, लेकिन जेन इसे सीरियस नहीं लेती। तो ब्रूस उसे बताता है कि अगले दिन मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। अगली सुबह जब जेन सो रही होती है तो ब्रूस उसे बोबू बजाकर जगा देता है जिससे शी हल्क बनने की वजह से उसका बेड टूट जाता है, और ब्रूस उसके फर्नीचर को मजबूत करता उसे बताता है कि तुम कभी भी ऐसी जगह पर मत रहना जो जगह 10 फीट से ऊंची ना हो। फिर वो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और उसे चट्टान फेंकना सिखाता है, लेकिन जेन सभी काम में पहले से ही माहिर होती है, इसीलिए ब्रूस उससे जल रहा था इसीलिए उसे नीचे फेंक देता है, मगर ऊपर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम जो चीजें मुझे सिखा रहे हो इसमें मैं बचपन से ही माहिर थी, लेकिन मैं इन्हें लॉयर की तरह कब इस्तेमाल कर पाऊंगी। तो ब्रूस उसे बताता है कि तुम हल्क हो इसीलिए तुम अपनी पावर से उन लोगों को खतरे में डाल सकती हो जिनकी तुम परवाह करती हो। इससे उदास होकर जेन वहाँ से जाने लगती है। तो ब्रूस उसे बताता है कि अब तक मैंने तुम्हें हल्क बनने के सिर्फ नुकसान बताए हैं, लेकिन इसके फायदे भी हैं, और उसे अपने बनाए हुए बार में लेकर जाता है और उसे बताता है कि हम हल्क होने की वजह से जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हैं और हम टल्ली भी नहीं होते, और वो पूरा दिन बैठकर बहुत सारी शराब पी जाते हैं। ब्रूस उसे बताता है कि बार मैंने और टोनी ने बनाया था वो वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम खुलकर जिए। इसी बात पर वो दोनों एक और पैक पीते हैं। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस जेन को हल्क की तरह खाना खाने के बारे में बता रहा होता है, मगर अब जेन इन सब से परेशान हो चुकी थी और वो अपनी लॉयर वाली जिंदगी में फिर से लौटना चाहती है। इसीलिए वो ब्रूस से कहती है कि मुझे सुपर हीरो नहीं बनना, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस
वापस लौटना चाहती हूँ। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम दोनों दुनिया की रखवाली के लिए बने हैं, इसीलिए मुझे तुम्हें काबिल बनाना होगा। तो जेन उसे कहती है कि मैं अपने गुस्से को काबू करना सीख गई और वो उसे हल्के से वापस जेन बनकर दिखाती है और वो वहाँ से ब्रूस की जीप लेकर जाने लगती है, मगर ब्रूस उसे रोकना चाहता था, इसीलिए उसे कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम एक सुपर हीरो हो और हमें ही इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर जेन उसे कहती है कि मुझे सुपर हीरो बनने का ख्याल कोई खुशी नहीं देता और मैं तुम जैसी नहीं बनना चाहती, क्योंकि तुम बिना किसी दोस्त रिश्तेदार के इस सुनसान जगह पर पड़े हुए थे। और वो जीप लेकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन ब्रूस उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो गुस्से में जेन भी उसे हिट कर देती है, जिससे ब्रूस दूर गिर जाता है। यह देखकर जेन उसे देखने आती है, मगर ब्रूस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। इससे जेन को गुस्सा आ जाता है और वो शी-हल्क बनकर उस पर अटैक करने लगती है, जिससे उन दोनों भाई बहन के बीच में फाइट होने लग जाती है। ब्रूस उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही ये सब कुछ झेल चुका हूँ। जिस पर जेन उसे कहती है कि हम दोनों अलग हैं और वो वापस से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे ब्रूस के ग्लासेस भी टूट जाते हैं। ब्रूस को इससे गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों के लड़ने की वजह से ब्रूस का पूरा बार टूट जाता है। ब्रूस उससे बहुत दुखी होता है, तो जेन उसे सॉरी कहती है। फिर वो दोनों मिलकर उस बार को वापस से ठीक करने लग जाते हैं और अब ब्रूस भी मान जाता है और उसे उसकी लॉयर वाली जिंदगी में लौटने देता है। वो जेन से कहता है कि जब भी तुम्हारा इरादा बदले तो तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर वो जीप लेकर वहाँ से निकल जाती है और यहीं पर शी-हल्क फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए बताती है कि उस दिन के बाद से मुझे हल्क बनने का कोई दौरा नहीं पड़ा और अब मैं कभी भी हल्क नहीं बनूंगी। फिर वो केस जीतने के लिए जाती है और वो अपनी आखिरी दलील पेश करने वाली होती है, लेकिन तभी मेरी नाम की एक सुपर वुमन वहाँ हमला कर देती है, जिसे टाइटेनिया नाम से भी जाना जाता है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है। जेन भी वहाँ छिप जाती है, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी उसे कहती है कि अब तुम्हारा शी-हल्क में बदलने का वक्त आ गया और जेन को ना चाहते हुए भी लोगों को बचाने के लिए बदलना पड़ता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टाइटेनिया लोगों को मारने के लिए एक टेबल फेंकती है, लेकिन शी-हल्क उसे पकड़ लेती है और टाइटेनिया को मुक्का मारकर बेहोश कर देती है। फिर जेन वापस से नॉर्मल हो जाती है और अब अपनी आखिरी दलील पेश करने लगती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि न्यूज में हर जगह शी-हल्क की खबर फैली हुई थी कि एक नई सुपर हीरो ने सभी की जान बचाई, इसीलिए जूरी में मौजूद सभी लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे थे और उसे एक नया नाम दिया, शी-हल्क। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जेन अपनी दोस्त निकी के साथ एक बार में जाती है, जहाँ सभी शी-हल्क का इंतजार कर रहे थे। जेन अपने शी-हल्क वाले रूप में होती है, जिससे सभी खुश होते हैं, मगर जेन निकी से कहती है कि मुझे शी-हल्क नाम इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे कजन हल्क के बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो निकी उसे समझाती है कि तुम्हें वो सभी प्यार से शी-हल्क बुलाते हैं। तभी वहाँ डेनिस भी आ जाता है, जो जेन से जल रहा था, क्योंकि सभी उसे पसंद कर रहे थे। इसीलिए उसे कहता कि तुम्हें अपना प्रचार करने के लिए शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो उससे पूछता है कि तुम्हें पावर कहाँ से मिली, लेकिन जेन उसे कुछ नहीं बताती, तो वहाँ से चला जाता है। निकी उसे कहती है कि तुम एक सुपर हीरो अवेंजर बन सकती हो, जिस पर जेन उसे कहती है कि मैंने लाखों का लोन लेकर लॉ की पढ़ाई इसीलिए नहीं की कि मैं एक सुपर हीरो बनूं, और वैसे भी सुपर हीरोज को कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ उसके बॉस आ जाते हैं, जो जेन को कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए क्या तुम अपने नॉर्मल रूप में आ सकती हो। तो शी-हल्क जेन के रूप में आ जाती है, मगर वो टल्ली होने की वजह से नीचे गिर जाती है। बॉस उसे कहते हैं कि हम ये केस तो जीत गए, लेकिन जीएल केस ने इसे नाजायज केस घोषित कर दिया, क्योंकि जूरी में बैठे लोगों ने तुम्हारे हक में फैसला किया, क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई थी और अब मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। जेन इससे काफी परेशान हो जाती है। वो लॉयर की नई जॉब के लिए बॉस से इंटरव्यू देती है, लेकिन शी-हल्क बनने की वजह से उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। इससे जेन बहुत दुखी होती है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है, क्योंकि उन्होंने उसे फैमिली डिनर पर बुलाया था। जेन समझ गई थी कि सभी उसे ताने मारेंगे, इसीलिए वो निकी को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो डेट पर जा रही थी, इसीलिए वो आने से मना कर देती है। जेन अकेली घर पर आ जाती है, जहाँ मॉरिस और एलेन उसे देखकर खुश होते हैं, जो उसके मॉम डैड थे। जहाँ चेट, जो कि जेन का कजन होता है, वो जेन को चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई
गई। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया और अब वो एक मैनेजर है। जेन काफी बुरा फील करती है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली सुपर हीरोज की बात कर रहे थे। जेन के डैड मोरिस उसे बहाने से अपने गैराज में लेकर जाते हैं, जहाँ उससे उसके हालचाल पूछते हैं तो जेन उन्हें बताती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि शियल्क होने की वजह से मेरा करियर बर्बाद हो रहा है, जबकि मैंने लोगों की जान बचाई थी। तो मोरिस उसे समझाते हैं कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन बार में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक ले रही होती है। तब यहाँ GLKH के वकील होल्डन होलीवे आ जाते हैं, जो जेन से कहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ केस जीतकर ये साबित कर दिया कि तुम कितनी काबिल हो। तो जेन भी हाँ कर देती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि मैं अपनी खुद की लीगल असिस्टेंट रखना चाहती हूँ। तो होल्डन भी हाँ कर देते हैं और उसे मंडे से ऑफिस बुलाते हैं। जेन मंडे को तैयार होकर GLKH के लिए ऑफिस पहुँच जाती है। GLKH दरअसल एक लॉ फर्म होती है जिसमें बहुत सारे वकील मिलकर साथ काम करते हैं। होल्डन जेन को देखकर खुश होते हैं और वो जेन को बताते हैं कि अब सुपर पावर वाले लोग हर जगह दिखने लगे, इसीलिए हमने हाल ही में सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका चेहरा बनो, इसीलिए अब तुम्हें अपने काम के हर वक्त शियल्क वाले रूप में ही रहना होगा। जेन इससे परेशान होती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो हल्क के रूप में आ जाती है। जेन समझ जाती है कि होल्डन ने उसे इसलिए काम पर रखा क्योंकि वो शी हल्क है। फिर उसे अपने ऑफिस में छोड़ देते हैं, जहाँ निकी यानी कि उसकी लीगल असिस्टेंट भी मौजूद होती है, जो खुश होती है क्योंकि उन्हें इतना अच्छा ऑफिस मिला था। तभी वहाँ ऑक्सटन पग नाम का एक लॉयर भी आ जाता है, जो भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का हिस्सा था और वो जेन के लिए वेलकम गिफ्ट लेकर आया था, जिससे जेन खुश होती है। फिर होल्डन जेन को उसका पहला केस बताते हैं कि तुम्हारा पहला केस ब्लोंस्की का है, जिसे एबोमिनेशन भी कहा जाता है, जिसकी हल्क के साथ कई सालों पहले फाइट हुई थी और उसने बहुत तबाही मचाई, इसीलिए उसे क्रायो सेल में बंद कर दिया था। जेन उन्हें कहती है कि मैं ब्लोंस्की को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं उसका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि उसने मेरे कजन को मारने की कोशिश की थी। जिस पर होल्डन उसे कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ब्लोंस्की तुम्हारे बारे में जानते हैं और वो चाहते हैं कि तुम उनकी लॉयर बनो, और अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जेन इससे परेशान हो जाती है, तो होल्डन उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ब्लोंस्की से मिल लेना चाहिए, और उससे मिलने के लिए एक हाई सिक्योरिटी वाली क्रायो जेल में जाती है, जहाँ पावर वाले लोग नहीं जा सकते थे, इसीलिए जेन को अपने नॉर्मल रूप में आना पड़ता है। जेन जब ब्लोंस्की के सेल में जाती है तो अपने एबोमिनेशन यानी कि हल्क जैसे रूप में नहीं होता, बल्कि वो नॉर्मल था। ब्लोंस्की उसे कहता है कि मैंने अपने आप को शायरी को दिमागी तौर पर पूरी तरह से बदल दिया, इसीलिए अब मैं एबोमिनेशन रूप में नहीं बदलना चाहता, और अब सिर्फ मैं एमिल हूँ जो US गवर्नमेंट के लिए काम करता था, और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि तुम मेरा केस लड़ो, जिससे मैं यहाँ से आजाद हो जाऊँ और अपने दोस्तों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूँ। तो जेन उसे कहती है कि तुमने एबोमिनेशन में बदलने के बाद बहुत तबाही मचाई थी, वो तुमने क्यों किया? तो ब्लोंस्की उसे कहता है कि गवर्नमेंट ने मेरे अंदर सुपर सीरम को इंजेक्ट कर दिया था, जिससे मैं ऐसा बना, इसीलिए तुम मेरा केस लड़ो, क्योंकि मैं जिस दुश्मन हल्क को पकड़ने के लिए मिशन पर था वो अभी आजाद घूम रहा है और सभी उसे हीरो मानते हैं, जबकि मैं यहाँ कैद हूँ, इसीलिए मुझे इंसाफ चाहिए। तो जेन उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेती है। जेन अपने घर पर बैठी हुई काफी परेशान होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो ब्रूस को कॉल लगाकर बताती है कि मुझे नई जॉब मिल गई, लेकिन मुझे ब्लोंस्की का केस लड़ना है जो बदल गया है और उसे दूसरा मौका चाहिए। तो हल्क उसे कहता है कि मेरी उससे कोई जाति दुश्मनी नहीं और हमारी लड़ाई कई सालों पहले हुई थी, और वैसे भी उसने मुझे खत लिखकर सॉरी कहा था, इसीलिए हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मुझे इस केस से कोई दिक्कत नहीं है। तो जेन इससे खुश होती है और अब ब्रूस सकारान स्पेस क्राफ्ट से सकार की तरफ निकल जाता है क्योंकि वो स्पेसशिप उसे लेने के लिए धरती पर आया था। वहीं जेन होल्डन को फोन लगाकर बताती है कि मैं ब्लोंस्की का केस लड़ रही हूँ और ये केस मैं ही जीतूंगी। तो होल्डन उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बार न्यूज देखनी चाहिए। जेन जब न्यूज ऑन करती है तो उसमें ब्लोंस्की के लीक हुई वीडियो के बारे में चर्चा हो रही थी, जिसमें ब्लोंस्की अपने एबोमिनेशन वाले रूप में एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में वोंग से लड़ रहा था क्योंकि ब्लोंस्की कुछ महीनों पहले जेल से भाग निकला था। जेन इससे परेशान होती है और अब एबोमिनेशन के इस वीडियो से न्यूज वालों और लोगों के बीच खलबली मच जाती है, इसीलिए जेन ब्लोंस्की से मिलने के लिए डैमेज कंट्रोल की सुपर मेस जेल में जाती है, जहाँ एमिल मजे से अपना फाइट वाला वीडियो देख रहा था। शियल्क गुस्से में उसे
कहती है क्या आपने तो मुझे कहा था कि आप कभी एबोमिनेशन नहीं बने। तो एमिल उसे कहता है कि मैं हालात के हाथों मजबूर था क्योंकि मुझे गुप्त कलाओं के सोर्स सुप्रीम वोंग ने जबरन जेल से भगाया था, लेकिन मैं खुद ब खुद वापस लौट आया। जेन इससे काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उस लड़ाई की वजह से एमिल के जेल से रिहा होने के चांस बहुत कम हो गए थे। वो अपनी दोस्त निकी से कांटेक्ट करके कहती है कि क्या तुम वोंग के बारे में कुछ जानती हो। तो वो कहती है कि मैं निकी हूँ और मैं सबके बारे में जानती हूँ और मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगी। जेन इससे खुश होती है क्योंकि अगर वोंग ने गवाही दी तो ब्लॉन्स्की सच बता सकता है। वही हम देखते हैं कि एमिल के इस कारनामे की वजह से हर जगह शी-हल्क और एमिल की चर्चा हो रही थी और सभी शी-हल्क से नाखुश थे क्योंकि वो फीमेल सुपर हीरो को पसंद नहीं कर रहे थे और शायद इसकी वजह एबोमिनेशन का केस लड़ना भी था। जेन जब अपने शी-हल्क अवतार में ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ निकी भी ये सब न्यूज देख रही थी कि कैसे लोग शी-हल्क को हेट दे रहे हैं, उसे पसंद नहीं कर रहे। जेन उसे कहती है कि लोग चाहे कुछ भी कहे लेकिन एमिल ब्लॉन्स्की को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। तभी उसे होल्डन होलीवे का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ डेनिस भी मौजूद होता है, जिसके साथ पहले जेन डीए ऑफिस में काम करती थी। वो यहाँ एक केस के सिलसिले में आया होता है और उसे एक लॉयर की जरूरत थी, इसलिए होल्डन ने जेन को यहाँ बुलाया था। लेकिन डेनिस जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसीलिए होल्डन को कहता है कि ये मेरा केस नहीं लड़ सकती। तो होल्डन उसे बताते हैं कि सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन की हेड है। जेन उनसे पूछती है कि डेनिस का क्या केस है। तो होल्डन बताते हैं कि डेनिस को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रूना ने धोखा दिया, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत खर्चा किया था, इसलिए केस लड़कर अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। तो जेन उनसे पूछती है कि इसके लिए सुपर ह्यूमन लॉयर की क्या जरूरत है, जिस पर होल्डन बताते हैं कि रूना न्यू एसगार्ड की एक लाइट एल्फ है जिसके पास शेप शिफ्टिंग यानी कि रूप बदलने की पावर है, जिसका इस्तेमाल करके उसने मेगन दी स्टेलियन का रूप लेकर डेनिस को बेवकूफ बनाया। मेगन दी स्टेलियन एक अमेरिकन रैपर होने के साथ साथ बहुत सी फेमस एक्ट्रेस भी होती है। यह सुनकर जेन डेनिस का मजाक उड़ाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें लगा कि एक स्टार तुम्हें डेट करेगी। डेनिस होल्डन को कहता है कि मैं जेन को अपना केस नहीं दूंगा और वो पग को अपना लॉयर चुनता है क्योंकि वो भी सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में था। तभी वहाँ पर वोंग भी आ जाता है और जेन उससे अपने केस के सिलसिले में बात करने के लिए ऑफिस में लेकर जाती है। वोंग बताता है कि एमिल ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सही था और मैं ही उसे फाइट क्लब में लेकर गया था, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सोर्सर सुप्रीम बनने के लिए मुझे एक टक्कर के दुश्मन की जरूरत थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे किए की सजा उसे ना मिले। तो जेन उसे कहती है कि अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो सुनवाई के दिन आपको गवाही देनी होगी। वोंग कहता है कि अगर गवाही से काम नहीं बना तो मैं जादू का इस्तेमाल करके याददाश्त मिटा दूंगा या फिर उसे दर्पण आय में ले जाऊंगा। वहीं पग डेनिस से केस के बारे में जानकारी हासिल कर रहा होता है। वो उसे पूछता है कि तुमने रूना पर कितने पैसे खर्च किए थे। तो डेनिस उसे बताता है कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं उस पर इतने ज्यादा पैसे खर्च करूँ, इसीलिए मैंने उस पर सिर्फ $1,75,000 खर्च किए। तो पग उसे कहता है कितने पैसों में एक अच्छी जगह पर घर आ जाएगा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, आपका पैसा आपको जरूर मिलेगा। डेनिस वहाँ से चला जाता है, मगर थोड़ी देर बाद डेनिस वापस से वहाँ जाता है जो पग को कहता है कि मेरा इरादा बदल गया, अब मैं ये केस नहीं लड़ना चाहता। वैसे भी पैसे हाथ का मेल होता है, मगर तभी पग को एक फोन आता है जो फोन डेनिस का था, जिससे वो समझ जाता है कि उसके सामने जो बैठा है वो डेनिस नहीं बल्कि शेप शिफ्टर रूना है। मगर रूना वहाँ से निकल जाती है जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ वार्न करने आई थी। फिर हमें अगले दिन अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी प्रिजन को दिखाया जाता है जहाँ जेमिल ब्लॉन्स्की की पैरेलल बोर्ड के सामने पेशी होने वाली थी। जेन भी वहाँ पहुँच जाती है। रिपोर्टरों से सवाल पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर चली जाती है। वहीं अब जेल में एमिल की पेशी स्टार्ट होती है जहाँ एमिल की पेन पेल पार्टनर भी आई होती है। दरअसल वो पेन पेल पार्टनर एमिल की लाइफ पार्टनर होती है, जिनके साथ ही एमिल आजाद होकर रहना चाहता था और अपना एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता है। जूरी मेंबर जेन से कहते हैं कि अभी जो एमिल के जेल से बाहर भागने की घटना सामने आई, उससे तो ऐसा लगता है कि एमिल का आजाद होना बहुत मुश्किल है। तो जेन उन्हें कहती है कि मेरे पास एक गवाह है जो बता सकते हैं कि एमिल किसी जुर्म को अंजाम देने के लिए जेल से नहीं भागे थे, मगर वो यहाँ भी नहीं पहुँचे। जूरी मेंबर एमिल से पूछते हैं कि क्या तुम बदल गए हो। तो ब्लॉन्स्की उन्हें बताता है कि मैं बदल चुका हूँ और मुझे बहुत दुख है कि मैंने सालों पहले लोगों को चोट पहुँचाई थी, मगर अब मैं अपनी पेनबल पार्टनर के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ। और अब जेन एक के बाद एक जेल में काम करने वाले लोगों का बयान लेती है जिसमें वो बताते हैं कि ब्लॉन्स्की बदल चुका है और उसने कई लोगों को सुधारा, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। जूरी के मेंबर जेन से कहते हैं कि अभी
भी ब्लोंस्की के जेल से भागने की वजह सामने नहीं आई। मगर तभी वहाँ वोंग आ जाता है, जिसे देखकर जेन खुश होती है। वोंग गवाही देता है कि अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं एमिल को लेकर गया था, मगर एमिल अपनी ही मर्जी से वापस आया, जबकि मैंने उसे कामरताज में रुकने को कहा, फिर भी वो नहीं माना। उसने कहा कि उसे अपनी बाकी की सजा पूरी करनी है। वोंग की गवाही सुनने के बाद जूरी में बैठे मेंबर जेन को कहते हैं कि हम मानते हैं कि एमिल सही रास्ते पर चलना चाहता है, मगर जब वो अपने दूसरे रूप एबोमिनेशन में बदलते हैं तो क्या खून के प्यासे दरिंदे नहीं बन जाते। तो एमिल उन्हें सच दिखाने के लिए एबोमिनेशन रूप में बदल जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन अभी भी एमिल का खुद पर काबू होता है, इसीलिए वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। मगर आज जज कोई भी फैसला नहीं सुनाते और फिर से सुनवाई के लिए डेट आगे बढ़ा दी जाती है और वो वोंग को एमिल को जेल से भगाने के जुर्म में सजा सुनाने लगते हैं। लेकिन वोंग वहाँ से निकल जाता है। जेन जब बाहर आती है तो मीडिया वाले उससे सवाल पूछने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, मगर उनके कोई जवाब नहीं देती। वहीं कोर्ट में आज रूना और डेनिस की पेशी होती है, जहाँ पर जज प्राइस को कहता है कि मेरे क्लाइंट डेनिस को लगा कि वो सच में असली में एक दी स्टेलियन को डेट कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उस पर इतना खर्चा किया। लेकिन रूना ने इन्हें धोखा दिया, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट के पैसों की भरपाई होनी चाहिए। मगर रूना की लॉयर उन्हें कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डेनिस क्या इतने बेवकूफ हैं कि उन्हें लगा कि मेगन उन्हें डेट कर रही है। जेन उन दोनों के बयान सुनने के बाद पक को कहते हैं कि तुम्हें साबित करना होगा कि डेनिस को विश्वास था कि वो जिससे प्यार करते हैं वो असली मेगन थी, इसीलिए इस केस की नेक्स्ट डे सुनवाई रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रूना जज प्राइस का रूप लेकर वहाँ आ जाती है और उनका फैसला बदलने लगती है। लेकिन पक को पता चल जाता है, रूना की लॉयर भी उस पर गुस्सा करती है कि जज का रूप लेना गैर कानूनी है। फिर दिखाया जाता है कि जेन निकी के साथ बार में होती है और वो लोगों की बातों से काफी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सभी को लगता है कि जेन भी एमिल से प्यार करती है, इसीलिए उसे बचा रही है। तभी वहाँ पक भी आ जाता है, जो भी डेनिस के बड़बोलेपन की वजह से परेशान हो चुका था। जेन और निकी बताते हैं कि वो ऐसा ही है और वो खुद को ज्यादा ही और स्मार्ट समझता है। तो पक को इससे एक आइडिया आता है और वो अगले दिन कोर्ट में जेन का बयान लेता है, जहाँ जेन सभी को बताती है कि डेनिस को अपने बारे में बहुत सारी गलतफहमियां है और क्योंकि इन्हें लगता है कि दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए इन्हें ऐसा लगा होगा कि मेगन इनकी दीवानी है। जेन की बातों से जज को यकीन हो जाता है कि रूना ने डेनिस को फंसाया, इसीलिए वो डेनिस के $1,75,000 का मुआवजा देने का ऐलान करते हैं। साथ ही वो 60 दिनों के लिए रूना को सजा भी सुनाते हैं, क्योंकि उसने लॉयर का रूप लेकर बहुत बड़ा गुनाह किया था। पक जेन को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने इस केस में उसका साथ दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब वापस से सुपर प्रिजन जेल में एमिल की सुनवाई होती है, जहां जूरी में बैठे मेंबर एमिल का साफ रिकॉर्ड देखकर एमिल को पैरोल पर रिहा करने का ऐलान करते हैं, मगर वो उन्हें पैरोल की शर्त बताते हैं कि तुम्हारे एबोमिनेशन वाले रूप पर रोक लगाई जाती है, यानी कि तुम कभी एबोमिनेशन नहीं बन पाओगे और तुम्हें हमेशा इनहिबिटर डिवाइस पहनना होगा ताकि तुम्हारा एबोमिनेशन रूप बाहर ना आए। और अगर एमिल ने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो इन्हें वापस से जेल भेज दिया जाएगा। एमिल भी उनकी शर्त मान लेता है। एमिल जेन को थैंक्स कहता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तो जेन उसे कहती है कि मेरी एक ही गुजारिश है कि तुम मुझे कभी नजर मत आना। और अब शी-हल्क अपना इंटरव्यू देती है और जब वो वापस घर लौट रही होती है तो ब्रेकिंग क्रू नाम के गुंडों का ग्रुप जेन पर हमला कर देता है। तो जेन अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला करने लगती है। ब्रेकिंग क्रू 4 गुंडों का ग्रुप होता है, जिसमें ब्रेकर, थंडरबोल्ट, बुलडोजर और पील ड्राइवर नाम के 4 लड़के शामिल थे, जिनके पास एसगार्डियन कंस्ट्रक्शन टूल्स होते हैं जो उन्होंने किसी एसगार्ड के मजदूर से चुराए थे। वो सभी साथ मिलकर जेन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो शी-हल्क के सामने नहीं टिक पाते और बुरी तरह से मार खाते हैं। थंडरबोल्ट शी-हल्क का ब्लड सैंपल निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके लिए ही इनके बॉस ने यहाँ इन्हें भेजा था, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी की वजह से ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो बचकर अपनी कार से वहाँ से निकल जाते हैं और जेन वापस अपने घर लौट जाती है। फिर हमें अगले दिन डोनी ब्लेज नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है, जो अपने जादुई किले में शो दिखा रहा होता है, लेकिन ऑडियंस को उसके शो में मजा नहीं आ रहा था। डोनी अपनी अगली चाल दिखाने के लिए एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम मेडिसन होता है। डोनी उसे जादू से लाल गुलाब देता है, मगर फिर भी किसी को मजा नहीं आता, तो अपनी तिलस्मी अंगूठी निकालता है जिससे एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल खोलता है, मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कामरताज में वोंग को दिखाया जाता है, जो एक क्राइम टीवी शो देखने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी एक पोर्टल खुलता है और मेडिसन एक खून बह रहे दिल को
लेकर वहाँ पर आ जाती है। यह देखकर वोंग हैरान हो जाता है। वोंग के पूछने पर मेडिसन बताती है कि मुझे डोनी नाम के जादूगर ने हेलिशाया में भेज दिया था, जहाँ मेरी मुलाकात जैक नाम की भेड़ राक्षस से हुई, जिसने मेरी कुछ ब्लड की बूंदों के बदले जान बचाई। और जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ आ चुकी थी। तो वोंग से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा। तो मेडिसन उसे कहती है कि मुझे मेरे घर का पता मालूम नहीं है, और उसकी नजर टीवी पर जाती है और वो वोंग को उस एपिसोड का सस्पेंस बता देती है कि इस एपिसोड में अटलाना को मारा था। इससे वोंग को डोनी पर बहुत गुस्सा आता है। वही हमें शी हल्क को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके डेड मोरिसा जाते हैं, जो अपने साथ कुछ सामान लेकर आए थे। वो जेन को कहते हैं कि पिछली रात जो तुम पर हमला हुआ था, उसकी वजह से मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का सामान लेकर आया हूँ। तो शी हल्क उन्हें कहती है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी बेटी हल्क है, और अगर दोबारा उन गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मैं उनका बहुत बुरा हाल करूंगी। फिर ऑफिस आ जाती है, जहाँ वो डेट के लिए मेचर नाम की वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाती है। तभी निकी भी वहाँ आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम्हें अपना इंटरव्यू देख लेना चाहिए, और वो साथ में उसे देखने लग जाते हैं। मगर तभी वोंग वहाँ पर आ जाता है, जो जेन को कहता है कि मुझे एक मुश्किल हालात में कानूनी मशवरा चाहिए। तो जेन उससे अकेले में बात करती है। वोंग उसे बताता है कि डोनी नाम का एक बंदा खुद को जादूगर कहता है, मगर वो असली जादूगर नहीं है। पहले वो कामरताज में मायावी कलाओं का विद्यार्थी था, मगर एक हफ्ते बाद ही हमने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने 3 बियर के साथ अपने भाई काइडो को वहाँ बुला लिया था। और अब वो लॉस एंजलिस में जादुई शो दिखा रहे हैं, जिससे वो हमारी पवित्र तकनीकें इस्तेमाल करके लोगों को दूसरे आयामों में भेज रहा है। लेकिन उसे इंटर डायमेंशनल पोर्टलिंग का ABC भी नहीं आता, इसीलिए बिना सही ट्रेनिंग के मायावी कलाओं का इस्तेमाल लोगों पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही इससे हमारा आयाम दूसरे आयामों से भी उलझ सकता है। इसीलिए हमें डोनी ब्लेज को सबक सिखाना होगा, दुनिया को एक ऐसी मिसाल देनी होगी ताकि कोई भी बिना लाइसेंस के मायावी कलाओं को बदनाम ना कर सके। तो जेन उससे पूछती है कि क्या डोनी ने ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया था। तो वोंग कहता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि विद्यार्थी मायावी कलाओं के वफादार सेवक बनने की कसम खाते हैं। फिर वोंग अपने कॉन्टेक्ट डिटेल देकर वहाँ से चला जाता है। वही हमें दिखाया जाता है कि जेन निकी के साथ बार में बैठी हुई होती है, जहाँ वो वोंग का लीगल नोटिस तैयार करती है, और ब्लॉन्स की पैरोल की फाइल भी कंप्लीट हो जाती है, जिससे वो खुश होती है। निकी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मेचर प्रोफाइल देखनी चाहिए। तो जेन उसे अपनी प्रोफाइल दिखा देती है, लेकिन जेन ने अपनी ऑफिस फोटो को डाला हुआ था, इसीलिए उसे एक भी मेचर नहीं मिला होता। निकी उसे कहती है कि तुम्हें शी हल्क नाम से प्रोफाइल बनानी चाहिए, मगर जेन मना कर देती है। अगले दिन जेन वोंग के साथ डोनी के ऑफिस में जाती है, जहाँ वो डोनी और उसके दोस्त कॉर्नेलियस को वार्निंग देती है कि तुम्हें इसी वक्त से जादुई कलाओं का इस्तेमाल करना बंद करना होगा। तो दोनों उसे कहते हैं कि जादू किसी की जागीर नहीं होती, और न ही आर्ट का कोई कॉपीराइट होता है। और वो वोंग को भड़काने लगता है कि तुम मुझसे डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पावरफुल बन जाऊंगा। तो वोंग उससे अपना मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन जेन उसे ऐसा करने से मना करती है, और वो डोनी को सीज एंड डिसीज लेटर देकर कहती है कि अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। तभी जेन को मेचर पर मैच मिलने की वजह से मैसेज आता है, तो डोनी उसे चिढ़ाता है। रात को जेन डेट पर जाती है, लेकिन वो डेट इतनी दिलचस्प नहीं होती, क्योंकि आदमी बहुत पका हुआ होता है, और वो थोड़ी देर में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में जेन जज हाना से कहती है कि डोनी ने जादू का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे लोगों की जान को खतरा है। लेकिन जज हाना उसे कहती है कि मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि जादू में जानलेवा लापरवाही हो सकती है, इसीलिए क्या आपके पास कोई सबूत है। तो वोंग को ना चाहते हुए भी मेडिसन को वहाँ पोर्टल से बुलाना पड़ता है, जो एक डिस्को में थी, और वो पूरी तरह से नशे में होती है। वो वोंग को देखकर खुश होती है, क्योंकि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। जज मेडिसन को ड्रिंक करने से मना करती है। फिर शी हल्क उससे डोनी ब्लेज के शो में जाने वाली रात के बारे में पूछती है। तो मेडिसन बताती है कि उसने मुझे जबरदस्ती जलती हुई जगह पर भेज दिया था, मगर मैंने जैक नाम के शैतान से सौदा किया, जो मुझे टॉप सीक्रेट रखना है, और अगर मैं वो सौदा नहीं करती तो मेरी और मेरे चाहने वालों की रूह को जला देता। लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरीके से नशे में थी। जेन को कुछ समझ नहीं आता, और उसे कहती है कि पोर्टल में जाने के बाद क्या आपको डर लगा था। तो मेडिसन कहती है कि पहले तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मजा आने लगा। डोनी का वकील हक जैसे कहता है कि मैं ये केस डिसमिस करने की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि डोनी की परफॉर्मेंस में डर और मजा दोनों था, जिसके लिए लोग मैजिक शो देखने जाते हैं। तो जेन
जैसे कहती है कि कोई आम जादू नहीं है, डोनी ने एक लड़की को गायब किया, ये मायावी कला है जो एक असली जादू है। तो डोनी से गुस्सा होकर जज को अपना जादू दिखाता है। तो वोंग जैसे कहता है कि केस अदालत की दीवारों के पार ब्रह्मांड से जुड़ा है, क्योंकि डोनी और उसके साथी देवताओं की ताकत पाना चाहते हैं, जिससे पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तो जज अपना फैसला सुनाती हुई जेन से कहती है कि मुझे और सबूत चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुना सकती हूँ। तो जेन उन्हें कहती है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको डोनी के शो पर रोक लगा देनी चाहिए। तो डोनी जैसे कहता है कि मेरी कला है और वो उन्हें वापस से जादू दिखाता है, लेकिन वो समझ जाती है कि वो स्मोक बम से जादू कर रहा है, इसीलिए उसे अपना शो जारी रखने देती है। इससे डोनी और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। रात को जेन अपने सभी काम खत्म करने के बाद अपनी प्रोफाइल देखती है तो उसमें कोई मैच नहीं होते, यानी कि किसी ने डेट के लिए उसे रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। इससे वो परेशान हुई अब शी हल्क बनकर अपनी नई प्रोफाइल बनाती है, जिससे उसे बहुत सारे मैचर मिलने लगते हैं, क्योंकि शी हल्क को हर कोई डेट करना चाहता था। इससे वो खुश होती है। फिर वो एक के बाद एक डेट पर जाती है, लेकिन उसे कोई परफेक्ट मैच नहीं मिलता, क्योंकि कोई उसकी मोटी चमड़ी के बारे में पूछ रहा था तो कोई उसे नमूना कहता है। फिर आखिरी में वह आर्थर नाम के लड़के के साथ डेट करती है, जो अभी तक के सभी लड़कों से उसे अलग लगता है, क्योंकि उसके बारे में पूछ रहा था। वो एक बाल रोग विशेषज्ञ होता है। वही हमें डोनी को दिखाया जाता है जो अपना शो दिखा रहा होता है, और वो पिछली बार की तरह इस बार भी एक लड़की को दूसरे डायमेंशन में भेजने के लिए पोर्टल खोलता है, लेकिन वो लड़की उसमें जाने से मना कर देती है, क्योंकि हर बार वो किसी न किसी को मुसीबत में डाल देता है। इसीलिए सभी उस पर हंसते हैं। तो डोनी सभी को अपना नया जादू दिखाता है, जिसमें वो एक कबूतर बनाता है जो उस लड़की के हाथ में अंडा देता है, जो एक डीमन में बदल जाता है, जिससे सभी डर जाते हैं। डोनी एक पोर्टल खोलता है ताकि उस डीमन को वापस उसकी दुनिया में भेज सके, लेकिन वो पोर्टल वापस बंद नहीं होता, जिससे बहुत सारे डीमन बाहर आकर सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वही वोंग जब टीवी देख रहा होता है तो डोनी उसके पास मदद मांगने आता है, क्योंकि उन दानवों को वापस नहीं भेज पा रहा था। वोंग उस पर गुस्सा करता है। वही जेन घर पर आर्थर के साथ डेट कर रही होती है, तभी उसे डोनी का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती और आर्थर को किस करने लगती है। लेकिन तभी वोंग वहाँ पोर्टल खोल कर आ जाता है, जो शी हल्क को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्योंकि डोनी ब्लेज ने गलत पोर्टल खोल दिया। तो शी हल्क वोंग के साथ जाती है, जहाँ वो एक एक करके सभी डीमन को वापस वहाँ से दूसरी दुनिया में भेजने लग जाती है। मगर जेन बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसकी डेट बर्बाद हो गई थी। वो सभी डीमन को वहाँ से भेज देती है, और वो आखिरी डीमन से डोनी और कॉर्नेलियस को धमकाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सीज एंड डिसीज लेटर की शर्तें मंजूर है। तो डोनी डरकर उसकी शर्त मान लेता है। फिर वो वापस डेट के लिए घर पर आ जाती है, जहाँ आर्थर को उठाकर बेडरूम में ले जाती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेन ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। तभी वो न्यूज में देखती है कि टाइटेनिया को रिहा कर दिया गया है। तभी आर्थर भी वहाँ जाता है, जो जेन को देखकर हैरान होता है। तो जेन उसे कहती है कि मैं शी हल्क हूँ, लेकिन मैं अभी अपने नॉर्मल रूप में हूँ, और उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है। लेकिन आर्थर उसे कहता है कि मुझे जाना है, और वहाँ से निकल जाता है। तभी कोई आदमी डोर नॉक करता है, जो जेन के लिए एक स्पेशल डिलीवरी लेकर आया था, क्योंकि टाइटेनिया ने शी हल्क पर केस किया था, क्योंकि शी हल्क का ट्रेडमार्क टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा लिया था, क्योंकि उसे बदला लेना चाहती है। जेन इससे परेशान होती है, और अब टाइटेनिया शी हल्क नाम के अपने ट्रेडमार्क से बहुत सारे ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है। जेन के पास उसका कजन चेट भी आ जाता है, जो टाइटेनिया के शी हल्क प्रोडक्ट को लेकर आया था, और उसे लगता है कि जेन ने उन प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया है, इसीलिए वहाँ उन प्रोडक्ट पर साइन करवाने आया होता है, ताकि उन्हें स्टोर पर बेच सके। लेकिन जेन उसे बताती है कि शी हल्क अब मेरा नाम नहीं रहा, क्योंकि टाइटेनिया नाम के सोशल इन्फ्लुएंसर ने ये नाम पहले ट्रेडमार्क करवा लिया है। तो चेट उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाकर पहले ही ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए था, जिससे वो तुम्हारा नाम नहीं छीन पाती। फिर दिखाया जाता है कि जेन निकी के साथ टाइटेनिया से बात करने जाती है, जहाँ टाइटेनिया के सभी फैन आए हुए थे। जेन टाइटेनिया से कहती है कि तुम्हें सब बंद करना होगा, क्योंकि तुम इस तरह मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो टाइटेनिया उसे कहती है कि शी हल्क अब मेरा नाम है। फिर जेन अपने ऑफिस में आ जाती है, जहाँ निकी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें वैसे भी शी हल्क नाम पसंद नहीं था। तो जेन उसे कहती है कि बात सच है, लेकिन लोगों को वो नाम अच्छा लगने लगा था, वो मुझे प्यार से शी हल्क बुलाते थे। निकी जब बाहर बैठी हुई होती है तो बग उसके पास आता है और उसे कहता
कहता है कि मुझे स्नीकर लेने जाना है, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि आयरन मैन 3 के स्नीकर आ रहे हैं और हर एक कस्टमर को सिर्फ एक ही मिलेगा। तो निकी उसे कहती है कि तुम 2 जोड़ी जूतों का क्या करोगे। तो पग कहता है कि मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं एक जोड़ी जूतों को पहनूंगा और दूसरे जोड़ी को घर में सजा कर रखूंगा। और गाइस, अगर आप भी आयरन मैन के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निकी पग से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो पग भी मान जाता है, साथ ही उसे बताता है कि मेरे पास सुपर हीरोज के रेयर लिमिटेड एडिशन है जो मैंने एक खास ड्रीप ब्रोकर से लिए हैं, जिसका नाम अल्हांजो है, जिसके पास फैशन की सारी चीजें अवेलेबल है। तो निकी को इससे एक आइडिया आता है और उसे कहती है कि मुझे शी-हल्क के लिए ड्रेस बनवानी है, इसीलिए क्या वो एक ऐसे बंदे को ढूंढ सकता है जो सुपर हीरो ड्रेस बना सकता हो। तो पग कहता है कि वो जरूर ऐसे आदमी को जानता होगा। फिर वो दोनों बोबा नाम के एक कैफे पर पहुंच जाते हैं। पग निकी को बताता है कि अल्हांजो ने मुझे बताया कि यहाँ सुपर हीरो के सभी तरह के कपड़े मिलते हैं। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पग एक शॉप ओनर को बताता है कि मुझे यहाँ मेरे दोस्त अल्हांजो ने भेजा है। तो उन्हें अपने सीक्रेट स्टोर के सुपर हीरो ड्रेस दिखाता है, लेकिन निकी नोटिस करती है कि वहाँ मौजूद सभी आइटम नकली थे। पग ये देखकर खुश होता है, लेकिन निकी उस आदमी से कहती है कि हमें नकली चीजें नहीं खरीदनी, हमें सुपर हीरो साइज के कपड़े बनाने वाला चाहिए। तो आदमी उन्हें कहता है कि सुपर ड्रेस बनाने वाला आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बिजी रहता है। तो निकी उसे कहती है कि तुम मुझे सिर्फ उसका एड्रेस बता दो, बाकी सब मैं देख लूंगी, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तो निकी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सुपर हीरो टी शर्ट खरीद लूंगी। तो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि निकी और पग अपनी खरीदी हुई टी शर्ट और बाकी सामानों के साथ उस आदमी की बताई गई लोकेशन पर पहुंच गए थे जो शी-हल्क के लिए ड्रेस बना सकता था, जिसका नाम ल्यूक जैकबसन होता है, जो एक बहुत बड़ा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर था। लेकिन वो उन्हें अंदर आने नहीं देता और वो बाहर से ही उनसे बातें करता है। निकी उसे कहती है कि मुझे मेरे सुपर हीरो दोस्त के लिए सूट बनवाना है। तो उनके साथ एक अपॉइंटमेंट सेट कर देता है, जिससे वो दोनों खुश होते हैं। वही हमें शी-हल्क को दिखाया जाता है जो होल्डन के ऑफिस में बैठी हुई होती है। होल्डन उसे कहते हैं कि आज सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने होल्डिंग बोर्ड पर शी-हल्क के एड देखे। तो जेन उन्हें बताती है कि शी-हल्क नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा लिया है, जिस पर होल्डन उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें GLKH के सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का चेहरा बनाया, और अगर तुम अपना ही नाम वापस नहीं ले सकी तो इससे हमारी बहुत बदनामी होगी। और वो शी-हल्क का केस जीतने के लिए अपनी मेलोरी बुक नाम की सुपर ह्यूमन लॉयर को हायर करते हैं, क्योंकि जेन अपना केस खुद नहीं लड़ सकती थी। मेलोरी शी-हल्क से कहती है कि तुमने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया, जिस पर जेन उसे कहती है कि मुझे कभी इसका ख्याल ही नहीं आया। जिस पर मेलोरी उसे कहती है कि हम ये केस जीत कर रहेंगे, क्योंकि हम काउंटर केस करके साबित करेंगे कि तुम ट्रेडमार्क लेने से पहले ही शी-हल्क नाम प्रोफेशनल तरीके से यूज कर रही थी और टाइटेनिया ने सिर्फ तुम्हारा नाम अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। साथ ही वो शी-हल्क को ये भी कहती है कि तुम्हें अगर मेरा क्लाइंट बनना है तो ढंग के कपड़े पहनने होंगे। और वो निकी को वहाँ बुलाकर कहती है कि तुम हमेशा अपने कपड़ों के बारे में सोचती हो, इसीलिए तुम्हें जेन की मदद करनी चाहिए। तो निकी जेन को बताती है कि मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट पहले ल्यूक नाम के बंदे के साथ फिक्स कर दी है जो सुपर हीरोज के लिए ड्रेस बनाता है। अगले दिन जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो वहाँ टाइटेनिया का लॉयर जज से कहता है कि आपको एक केस डिसमिस कर देना चाहिए, क्योंकि जेन को पहले अपना नाम पसंद नहीं था। और उन्हें एक क्लिप दिखाता है जिसमें शी-हल्क ने मीडिया से कहा था कि उसे शी-हल्क नाम पसंद नहीं। तो मेलोरी भी जज को शी-हल्क का इंटरव्यू दिखाती है, जिसमें शी-हल्क ने कहा था कि उसका ये नाम उसके फेस ने रखा है, इसीलिए अब उसे पसंद हो या ना हो उसका नाम हमेशा शी-हल्क ही रहेगा। लेकिन इससे अभी भी ये बात साबित नहीं होती कि जेन हमेशा शी-हल्क नाम इस्तेमाल करती है। इसीलिए जज मेलोरी से कहती है कि तुम्हें कोई ठोस सबूत पेश करने होंगे कि शी-हल्क पहले भी अपना नाम इस्तेमाल करती थी। और वो अगली सुनवाई की डेट थर्सडे को रखती है। फिर हम देखते हैं कि जेन निकी के साथ ल्यूक के ऑफिस में जाती है, जिसके साथ उसने अपॉइंटमेंट फिक्स की थी। ल्यूक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, मैं सिर्फ बड़े बड़े सुपर हीरोज के लिए सूट बनाता हूँ। तो निकी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि एवेंजर बनने वाली है और हल्क इसका कजन है। तो ल्यूक भी मान जाता है और शी-हल्क से पूछता है कि तुम्हें किस प्रकार का सूट चाहिए, क्या तुम्हारे सूट में हथियार फिट करने हैं या फिर वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ। जेन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे एक बिजनेस सूट चाहिए। तो ल्यूक उसे कहता है कि मेरे सूट सुपर हीरो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में पहनकर जाते हैं, मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल सूट नहीं बना सकता। जिस पर शी-हल्क उसे कहती है कि मुझे लड़ाई में नहीं
जाना, मैं एक लॉयर हूँ। ये सुनकर ल्यूक उन्हें वहाँ से जाने को कहता है तो निकी उसे समझाती है कि इसे कोई नॉर्मल सूट नहीं चाहिए बल्कि ऐसा सूट चाहिए जो शी-हल्क और जेन को फिट आ सके और ये काम कोई टैलेंटेड ही कर सकता है। जेन भी उसे अपना रूप बदल कर दिखाती है जिससे ल्यूक उसके लिए सूट बनाने को तैयार हो जाता है और वो स्टेज वूल फैब्रिक का बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। फिर शी-हल्क जब निकी के साथ वापस अपने ऑफिस आती है तो मेलोरी की ड्रेस देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि वो हमेशा नई नई ड्रेस पहना करती थी। तभी शी-हल्क की नजर टॉड पर जाती है जिसके साथ उसने कुछ दिन पहले डेट की थी। वो निकी को बताती है कि वो बहुत चिपकू किस्म का है। तभी टॉड उसके पास आ जाता है और वो उसे बताता है कि मैं मेलोरी का क्लाइंट हूँ। साथ ही उसे ये भी कहता है कि हमें दोबारा डेट पर चलना चाहिए। तो जेन भी तैयार हो जाती है। दोपहर को जब जेन निकी के साथ बैठकर बेरी खा रही होती है तब जेन निकी से अपनी डेट के बारे में बात कर रही थी कि मैंने शी-हल्क बनकर टॉड के साथ डेट की। इससे जेन को एक आइडिया आता है और वो निकी को बताती है कि मैंने शी-हल्क के नाम से डेटिंग प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे लोगों के साथ डेट पर गई थी, जिससे साफ है कि मैं शी-हल्क नाम का इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए मुझे डेट करने वाला हर बंदा अगर गवाही दे तो मैं केस जीत जाऊंगी। तो निकी उससे कहती है कि इससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि तुमने कैसे कैसे नमूनों को डेट किया था। फिर दिखाया जाता है कि थर्सडे को अगली सुनवाई होती है जहाँ मेलोरी जज को बताती है कि मेरे पास पक्का सबूत है कि टाइटेनिया की ट्रेडमार्क फाइल से पहले जेन शी-हल्क नाम का इस्तेमाल कर रही थी और उन्हें शी-हल्क की डेटिंग प्रोफाइल दिखाती है जिसमें जेन ने लिखा होता है कि मैं हूँ हरी, पालक करी, सब कहते हैं मुझे पापा की ग्रीन परी। ये टैग लाइन दिखाकर मेलोरी जज को यकीन दिलाती है कि वो शी-हल्क नाम का यूज कर रही थी। फिर वो एक एक करके उन गवाहों को बुलाती है जिसके साथ शी-हल्क ने डेट की थी, जिसमें सभी यही कहते हैं कि मैंने शी-हल्क को डेट किया था। और जब आखिर में आर्थर अपनी गवाही देता है तो वो कहता है कि मेरी शी-हल्क के साथ बहुत अच्छी डेट रही मगर फिर वो शैतानों से लड़ने चली गई थी। तो मेलोडी उससे सवाल पूछती है कि क्या अगर शी-हल्क की जगह जेन आपको डेट करती तो क्या आप उसके साथ जाते? तो आर्थर कहता है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता पर मैं जेन के साथ डेट पर नहीं जाता क्योंकि जेनिफर मेरे टाइप की लड़की नहीं है, पर शी-हल्क बहुत कमाल की है। इससे जेन बहुत दुखी होती है और अब इन गवाहों को सुनने के बाद जज जेन के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है कि जेन पहले से ही शी-हल्क का नाम इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए वो टाइटेनिया को अपने सभी शी-हल्क प्रोडक्ट बंद करने के ऑर्डर देती है और उसके शी-हल्क के नाम को किसी भी तरह इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देती है। इससे टाइटेनिया गुस्सा हुई जेन से कहती है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और वहाँ से चली जाती है। जेन मोलेरी को थैंक्स कहती है क्योंकि वो एक केस जीत गए थे। मेलोरी जेन को कहती है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी एक अच्छा लड़का जरूर मिलेगा क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो। तो जेन उसे आज रात ड्रिंक पर लेकर जाती है और वो दोनों केस जीतने का जश्न मनाते हैं। जेन खुशी खुशी में मेलोरी से कहती है कि अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन मेलोरी इसका जवाब न देती हुई कहती है कि तुमने अभी तक ढंग के कपड़े पहनना नहीं सीखा और वहाँ से चली जाती है। तो जेन को अपने सूट के बारे में याद आता है और वो ल्यूक के ऑफिस में आ जाती है जहाँ ल्यूक उसे अपना बनाया हुआ कमाल का सूट ट्राई करने को देता है जो शी-हल्क को पसंद आता है और उसे दूसरा सूट भी देता है। तभी ल्यूक देखता है कि उसके वर्कर ने उसके क्लाइंट के मास्क को खुलाई रखा हुआ था जो मास्क डेयर डेविल का होता है, मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जेन को उसकी बचपन की फ्रेंड लुलू ने अपनी शादी में ब्राइडमेड के तौर पर इनवाइट किया है। जेन इसी सिलसिले में निकी से बात कर रही होती है। निकी उसे कहती है कि तुम्हें ल्यूक का बनाया हुआ सुपर सूट पहनकर जाना चाहिए। तो जेन उसे कहती है कि मैं वो सूट नहीं पहनूंगी बल्कि मैं ल्यूक की बनाई हुई ये स्पेशल ड्रेस पहनूंगी जो उसने मेरे लिए रिहर्सल डिनर के लिए बनाई थी। निकी को भी वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। वो जेन से कहती है कि तुम्हें अब शादी में जरूर आना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे केस को मेलोरी को दे दिया गया है जिसे हम दोनों संभाल लेंगे और इससे मुझे उसके साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जेन ल्यूक की ड्रेस पहनकर शादी में पहुंच जाती है जहां उसकी सभी बचपन की फ्रेंड उसे इतने हॉट लुक में देखकर बहुत हैरान होती है और उसकी तारीफें करने लगती है, लेकिन इससे लुलू को अच्छा नहीं लगता और वो जेन को साइड में ले जाकर कहती है कि आज मेरी शादी है इसलिए सबकी नजरें मुझ पर होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे शी-हल्क रूप की वजह से सभी तुम्हें देख रहे हैं। तो जेन को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, इससे लुलू खुश होती है। फिर वो सभी एंजॉय करने लग जाते हैं। लुलू जेन से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है। तो जेन उसे बताती है कि मैं GLKH की लॉयर हूँ, साथ ही अब मैं शी-हल्क बन चुकी हूँ। तो लुलू से कहती है कि
मैं तुमसे इन बकवास चीजों के बारे में नहीं पूछ रही थी, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने का मेरा इरादा था। तो जेन उसे कहती है कि मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। लुलु भी इससे सैड होती हुई उसे कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ साल बचे हैं, तुम्हें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि जेन की उम्र 30 साल की हो चुकी थी। तभी यहाँ टाइटेनिया भी आ जाती है, जिसे देखकर जेन काफी हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरे बचपन की दोस्त की शादी है, इसलिए मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहती। तो टाइटेनिया उसे कहती है कि मैं लड़के के बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई। तभी लुलु टाइटेनिया को देखकर खुश होती है, क्योंकि टाइटेनिया के इतने बिजी होने के बाद भी वो उसकी शादी में आई थी। जेन लुलु को कहती है कि मुझसे बदला लेने आई है, मगर लुलु को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इससे उदास होकर जेन बाहर आकर बैठ जाती है और चॉकलेट खाने लगती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम जोश होता है। वो जेन से बातें करने लगता है, लेकिन तभी लुलु वहाँ आ जाती है, जो जेन से कहती है कि अभी यहाँ वेटर कम है, इसीलिए सफाई में तुम्हें मदद करनी होगी। और इस प्रकार लुलु और उसकी दोस्त जेन से काम करवाने लगती है और वो जेन के सिंगल होने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसके साथ डांस के लिए एक डॉगी को लेकर आई थी। वही हमें मेलोरी को दिखाया जाता है, जो जेन के केस पर काम कर रही होती है, जिसमें उसे क्रेग होलिस का डिवोर्स केस लड़ना था। होलिस उसे कहता है कि मुझे नाम पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने खुद का नाम मिस्टर इम्पोर्टेंट रख लिया, इसीलिए प्लीज आप मुझे वही बुलाइए। फिर वो मेलोरी और निकी को बताते हैं कि मेरा केस कोई आम डिवोर्स केस नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ के इमोशनल अत्याचार काफी बढ़ते जा रहे हैं, और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो फुल स्पीड ट्रक के सामने आकर मुझे मामला वहीं खत्म करना पड़ता है, जिससे लोगों और गवर्नमेंट को लगता है कि मैं मर गया, लेकिन इम्पोर्टेंट होने की वजह से मैं जिंदा रहता हूँ। और मेरे हिसाब से शादी खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती और मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। लेकिन निकी और मेलोरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगते हैं, जिससे वो कांच तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस सही हो जाता है। इससे निकी और मेलोरी को विश्वास हो जाता है कि इम्पोर्टेंट सच बोल रहा था। वही हमें जेन को दिखाया जाता है, जो अकेली बोर हो चुकी थी, इसीलिए वो ड्रिंक करके डांस करने लगती है। वही हमें जीएल केस में दिखाया जाता है कि मेलोरी इम्पोर्टेंट की सभी 8 वाइफ को वहाँ बुला लेती है, जिनके साथ इम्पोर्टेंट ने मरने का नाटक किया था, फिर बार बार दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए उससे डिवोर्स मांग रही थी। इम्पोर्टेंट मेलोरी को बताता है कि मेरे पास एप्पल शेयर है, जिन्हें 8 हिस्सों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, लेकिन वो सभी लेडीज इसके लिए तैयार नहीं होती। तो निकी उन्हें समझाती है और प्रॉपर्टी के हिस्से को उनके अनुसार डिवाइड कर देती है, जिससे अब सभी खुश होती है। इम्पोर्टेंट भी उन सभी से माफी मांगता है। वहीं जेन अब काफी टल्ली हो चुकी थी और वो ब्रूस को एक वॉइस मैसेज भेजती है, क्योंकि कुछ वीक से वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। तभी उसके पास जोश आ जाता है और वो दोनों वापस बातें करने लगते हैं। जेन उसे बताती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन शियल्क बहुत कमाल की है, उसे हर कोई चाहता है। तो जोश उसे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। जेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी जेन के पेट में गड़बड़ी होने लगती है और वो बाहर आकर उल्टी कर देती है। तभी टाइटेनिया वहाँ जाती है और वो जेन से अपना बदला लेने के लिए उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। जेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि वो बहुत टल्ली थी और जेन ने लुलु से वादा किया था कि वो शियल्क नहीं बनेगी। टाइटेनिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हें मारने में मजा नहीं आएगा, मजा तो शियल्क को मारने में है। तो जेन उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, वो केस मैंने सच्चाई से जीता था। तो टाइटेनिया उसे कहती है कि तुम्हें पावर चाहिए भी नहीं थी और तुम इन पावर के काबिल नहीं हो, फिर भी लोग तुम्हें चाहते हैं। तो अब जेन शियल्क बन जाती है और जोर से पैर को फ्लोर पर हिट करती है, जिससे टाइटेनिया दूर जाकर गिर जाती है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। जोश जेन को शियल्क रूप में देखकर खुश होता है। जेन टाइटेनिया को जोरदार मुक्का मारती है, जिससे वो दूर गिर जाती है। टाइटेनिया इससे गुस्सा हुई शियल्क पर हमला करने आने लगती है, लेकिन तभी फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं। इससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चली जाती है। लुलु भी वहाँ जाती है। जेन उससे माफी मांगती है कि मुझे ना चाहते हुए भी शियल्क बनना पड़ा, क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया। लुलु भी अब शियल्क से खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वही हमें मेलोरी और निकी को दिखाया जाता है, जो साथ में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, क्योंकि अब अच्छी दोस्त बन गई थी। मेलोरी निकी को बताती है कि मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेबी भी है। फिर वो इंटेलिजेंसिया साइट पर इम्पोर्टेंट के वीडियो देखने लग जाते हैं, क्योंकि उस साइट पर सुपर हीरोज को ट्रोल किया जाता था। तभी निकी को
जेन का वीडियो दिखाई देता है और जब उसके बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत से लोग शियालके को मारने पर पोस्ट कर रहे थे। निकी से परेशान हो जाती है मगर मेलोरी उसे कहती है कि हमें जेन को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे वो परेशान हो जाएगी। लेकिन निकी घर जाते वक्त जेन को एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और उसे सब कुछ बता देती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं छिपा सकती थी। वहीं जेन जोश के साथ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खा रही होती है। फिर हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ शियालके के ब्लड को हासिल करने की तैयारी चल रही होती है क्योंकि पिछली बार ब्रेकलिंग क्रू को भी इन्हीं ने शियालके का ब्लड हासिल करने भेजा था मगर वो नाकामयाब रहे, इसीलिए उन्होंने एक नया इंजेक्शन बनाया था। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि जेन जब शावर लेकर बाहर निकलती है तो जोश से मैसेज पर बात कर रही होती है और अब धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां बढ़ रही थी। इसीलिए वो 2-3 बार डेट पर भी जाते हैं, साथ मूवी देखते हैं, साथ खाना खाते हैं और एक दिन जब वो साथ रात गुजारते हैं तो अगले दिन जोश वहाँ नहीं होता। जेन उसे मैसेज करती है मगर उससे कोई रिप्लाई नहीं आता। इससे वो बहुत परेशान हो जाती है और ऑफिस में भी जोश के मैसेज का ही वेट कर रही होती है। निकी जेन को बताती है कि तुम फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट हुई हो, लेकिन जेन परेशान होने की वजह से कोई जवाब नहीं देती। घर पर भी और रात दिन टीवी देखते वक्त जोश के मैसेज का वेट करती है मगर कोई रिप्लाई नहीं आता। अगली सुबह संडे के दिन जेन को ब्लोंस्की के पैरोल ऑफिसर चक का कॉल आता है जो जेन को बताता है कि ब्लोंस्की के इनहिबिटर डिवाइस से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, इसीलिए मुझे डर है कि वो कहीं एबोमिनेशन ना बन गया हो, इसीलिए मुझे उसके फार्म हाउस जाकर चेक करना होगा मगर कोई ऑफिसर मेरे साथ नहीं चलना चाहता, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो जेन भी ब्लोंस्की के फार्म हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे जोश का कोई रिप्लाई नहीं आया था। जेन और चक जब ब्लोंस्की के फार्म हाउस पहुंचते हैं तो वहाँ चक जेन को शियालके के रूप में आने को कहता है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो जेन शियाल के रूप में अंदर आ जाती है जहाँ चक ब्लोंस्की का इनहिबिटर ठीक करने लगता है। ब्लोंस्की चक को बताता है कि गलती से इनहिबिटर में झटका लग गया था जब मैं अपनी मुर्गी को इलेक्ट्रिक फैन से बचा रहा था और अगर ऐसा नहीं करता तो मेरी प्यारी मुर्गी मर जाती। चक उसे कहता है कि मैंने इनहिबिटर सही कर दिया है, बस अगली बार से ध्यान रखना क्योंकि मुझे यहाँ आने में बहुत डर लगता है और वो जल्दी से यहाँ से निकल जाता है। शियालके ब्लोंस्की को समझाती है कि तुमने जेल से निकलने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए अब कुछ ऐसा मत करने देना कि वापस वहीं जाना पड़े। ये कहकर जेन वहाँ से निकलने लगती है मगर तभी वहाँ बुलमैन और एगुइला लड़ते हुए आ जाते हैं जिनके पास सुपर पावर होती है और वो ब्लोंस्की के एवो मस्ते ग्रुप के मेंबर थे जिन्हें ब्लोंस्की शांत रहना सिखा रहा था। वो दोनों लड़ाई में जेन की गाड़ी तोड़ देते हैं जिससे शियालके गुस्से में आकर बुलमैन को दूर फेंक देती है। ब्लोंस्की जेन को बताता है कि ये दोनों अपनी असली पहचान भुला बैठे हैं। बुलमैन जेन को बताता है कि मैं लैब में अजीब से एक्सपेरिमेंट की वजह से बना था और एगुइला बताता है कि वो कोई मेटाडोर नहीं बल्कि एक खतरों का खिलाड़ी है। मेटाडोर दरअसल उन लोगों को कहा जाता है जो बुल से रिंग में फाइट करते हैं। जेन उन्हें कहती है कि मुझे तुम्हारी बकवास से कोई मतलब नहीं क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी कार पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो ब्लोंस्की उन्हें कहता कि हम तुम्हारी कार को ठीक करने के लिए जल्दी टॉय ट्रक बुला लेंगे और वो जेन को यही रहने को कहता है। जेन वहाँ भी अपने फोन में जोश के मैसेज चेक करने लगती है लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। वो फार्म हाउस में घूमते घूमते एक झोपड़ी में पहुँच जाती है जहाँ एबोमस्ते ग्रुप की मीटिंग चल रही थी और वहाँ ब्लोंस्की जेन को पोर्क्यूपाइन और सरासेन से मिलवाता है। सरासेन जो खुद को वैम्पायर समझता है और पोर्क्यूपाइन के पास पोर्क्यूपाइन जैसी पावर होती है यानी कि वो खतरा महसूस होने पर अपने शरीर से कांटे निकाल सकता है। ब्लोंस्की जेन से कहता है कि तुम भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हो मगर जेन मना कर देती है। तभी वहाँ ब्रेकिंग क्रू का लीडर डर्क भी आ जाता है जो सुधर चुका था मगर जेन उसे देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ उस पर हमला किया था, इसीलिए जेन अपने शियाल के रूप में आकर डर्क को दूर फेंक देती है। तो ब्लोंस्की उन्हें बताता है कि अब ये सुधर चुका है और डर्क भी सभी को कहता है कि अब मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ और उसे शांति से बैठने को कहता है। डर्क जेन से माफी मांगता है कि उस दिन जब मैंने तुम पर हमला किया तो मैंने वो बहकावे में किया था मगर अब मैं सुधर चुका हूँ। अब शियालके से सभी उसके परेशानी की वजह पूछने लगते हैं क्योंकि वो काफी समय मैसेज को लेकर परेशान थी। जेन सभी को जोश के बारे में बताती है कि वो मुझे शादी में मिला था और हम 2-3 बार डेट पर भी गए, सब कुछ ठीक चल रहा था मगर अब उसका ना तो कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। तो सभी उसे कहते हैं कि जोश ने तुम्हारा फायदा उठाया मगर तुम इस बात को नहीं
समझ पाई। तो जेन सभी को बताती है कि शी-हल्क को सभी पसंद करते हैं, उसे भाव देते हैं, मगर जेन को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जोश को मैं पसंद आई थी, इसीलिए मुझे भी वो पसंद था। डग शी-हल्क से कहता कि तुम्हें जोश का दर्द इसीलिए सता रहा है क्योंकि तुम जेन को वक्त नहीं दे रही, और सभी उसे यही कहते हैं कि जोश तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम्हें जल्द ही कोई ना कोई अच्छा बंदा मिल जाएगा। जेन को भी इससे अच्छा फील होता है और अब शी-हल्क वापस नॉर्मल जेन में बदल जाती है। पोर्क्यूपाइन भी अपना चेहरा दिखाता है जो बहुत डरावना होता है, और अब जेन सभी के कहने पर जोश का नंबर डिलीट कर देती है। इससे सभी खुश होते हैं और जेन को भी उन सभी के साथ अच्छा लगने लग जाता है। अब वो सभी से विदा लेके टॉय ट्रक से वहाँ से निकल जाती है। फिर अब हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोश ने जब शी-हल्क के साथ रात गुजारी थी तो उसने शी-हल्क के ब्लड के साथ साथ उसके सारे फोन डेटा को भी कॉपी कर लिया था, और वो किसी हल्क किंग नाम के प्रोफाइल वाले बंदे को मैसेज कर देता है कि उसे शी-हल्क का ब्लड मिल चुका है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे एक मॉल से टीवी चुरा रहे होते हैं, लेकिन तभी लिफ्रो के सूट में एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है और उस चोरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई सुपर हीरो नहीं होता, इसीलिए उन गुंडों से मार खाता है। और जब वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसके जूतों में ही आग लग जाती है जिससे उसके पूरे पैर जल जाते हैं। उस आदमी का नाम यूजीन होता है जिसने ल्यूक से अपना सुपर सूट बनवाया था ताकि वो सुपर हीरो बन सके, लेकिन उसके सूट ने काम नहीं किया, इसीलिए वो ल्यूक पर केस करने के लिए जेन के पास आया होता है ताकि उसे जो चोट लगी उसकी भरपाई हो सके। लेकिन जेन उसका केस नहीं लेना चाहती क्योंकि वो भी ल्यूक से ही सूट बनाती थी, इसीलिए अगर उसने ल्यूक के खिलाफ केस लिया तो उसके लिए सूट नहीं बनाएगा। इसीलिए होल्डन के पास जाकर ये केस किसी दूसरे को देने को कहती है, मगर यूजीन के पिता होल्डन के बहुत बड़े क्लाइंट थे और यूजीन चाहता था कि ये केस शी-हल्क लड़े। इसीलिए होल्डन जेन से कहते हैं कि अगर तुम्हें केस नहीं लड़ना तो ल्यूक को एक केस बाहर ही निपटाने के लिए समझाना होगा। इसीलिए अब जेन ल्यूक के पास पहुंच जाती है जो जेन की ड्रेस बना रहा होता है, जो ड्रेस और लॉयर अवार्ड के दिन पहनकर जाने वाली थी। जेन ल्यूक को बताती है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ एक केस दिया गया है जिसमें क्लाइंट डिफेक्टिव सूट की वजह से जख्मी हो गया था और वो सूट तुमने बनाया है। लेकिन ल्यूक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो जेन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहती और एक केस फाइल भी नहीं होगी अगर तुम क्लाइंट का नुकसान भरने को तैयार हो जाओ। मगर ल्यूक जेन पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो जेन से कहता है कि अब मैं कभी तुम्हारे लिए ड्रेस नहीं बनाऊंगा, और उसकी बनाई हुई ड्रेस भी फाड़ देता है। इससे जेन को भी गुस्सा आ जाता है और उसे कहती है कि अब मैं वो केस जरूर लड़ूंगी। फिर दिखाया जाता है कि अगले दिन केस की सुनवाई होती है जहाँ ल्यूक का वकील भी पहुंच जाता है जो अपना डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डोक होता है, जिसे देखकर जेन हैरान होती है क्योंकि वो अंधा था, लेकिन मर्डोक अपने तेज दिमाग की वजह से ये केस आसानी से जीत जाता है क्योंकि यूजीन ने अपने बूस्टर में जेट फ्यूल इस्तेमाल किया था, जबकि ल्यूक ने अपने मैनुअल में साफ साफ लिखा था कि उसमें जेट फ्यूल यूज नहीं करना है। इसीलिए जज कोई भी हर जाना न देने का फैसला सुनाते हैं। जेन ल्यूक से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया और उसे अपने लिए सूट बनाने को कहती है, मगर वो मना कर देता है। जेन इससे उदास हुई बाहर में बैठी हुई होती है, तभी वहाँ मेट भी आ जाता है। तो जेन उससे उसकी कहानी पूछती है क्योंकि वो न्यूयॉर्क में होने के बावजूद भी मामूली केस के लिए यहाँ आया था। मेट उसे बताता है कि ल्यूक ने मेरे लिए कई सूट बनाए हैं, इसीलिए मुझे उसका एहसान चुकाना था। जेन को यकीन नहीं होता और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यूजीन ने जेट फ्यूल इस्तेमाल किया था। मेट उसे कहता है कि मैंने तुक्का लगाया। साथ ही उसे बताता है कि मैं सिर्फ दिल के लिए अच्छे लोगों का केस लड़ता हूँ, लेकिन मुझे भी कभी कभी खर्चे चलाने के लिए अमीरों के केस लेने पड़ते हैं। लेकिन जेन उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ पैसों के लिए काम करती हूँ। तो मेट उसे समझाता है कि अगर तुम चाहो तो सताए और बेगुनाह लोगों की 2 तरीके से मदद कर सकती हो। एक तो कोर्ट में जेन बनकर तुम उनका केस लड़ सकती हो, और जिसे कोर्ट में इंसाफ ना मिले उसे तुम शी-हल्क बनकर इंसाफ दे सकती हो। जेन को भी उसकी बात अच्छी लगती है। तभी मेट को कॉल आ जाता है, इसीलिए वहाँ से निकल जाता है। जेन को तभी टोट का मैसेज आता है जिसके साथ शी-हल्क एक बार डेट पर गई थी और वो जेन को किसी केस के सिलसिले पर डिनर पर बुलाता है और जेन को बताता है कि मैं एक ऑक्शन में गया था जहाँ एक क्वांडियन भाले की बोली लगाई जा रही थी, जिसे मैंने $1 मिलियन में खरीद लिया क्योंकि मैं वकांडा का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन वकांडा वाले इसे वापस मांग रहे हैं क्योंकि वो भाला चुराया हुआ था, इसीलिए उसे शी-हल्क
उसे कानूनी मदद की जरूरत थी। फिर वो शी-हल्क को परेशान करने लगता है, इसीलिए शी-हल्क उस पर गुस्सा होकर वहाँ से घर आ जाती है। तभी उसे यूजिन का कॉल आता है क्योंकि उस पर डेयरडेविल ने हमला कर दिया था। इसीलिए वो जेन से कहता कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं अपने अड्डे लिलीपैड की तरफ जा रहा था लेकिन मुझ पर हमला हुआ है। जेन भी अब ल्यूक का बनाया हुआ फाइटिंग सूट पहन लेती है और ल्यूक को बचाने आ जाती है। वो उसकी कार के सामने आकर डेयरडेविल को उससे दूर कर देती है और यूजिन को वहाँ से भगा देती है। डेयरडेविल उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जेन उसका रास्ता रोकती है, जिससे उन दोनों में शानदार फाइट होती है और शी-हल्क के काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से डेयरडेविल उससे नहीं जीत पाता और जेन उसका मास्क उतारती है तो उसे पता चलता है कि वो मेड मर्डोक है। जेन उसे कहती है कि क्या तुम अंधे होने का नाटक करते हो, तो मेड उसे कहता है कि मैं पूरी तरह से अंधा हूँ लेकिन मेरे पास इकोलोकेशन पावर है जिससे मैं अपने कानों की मदद से ही सब देख पाता हूँ। जेन उससे कहती है कि तुम्हारी मेरे क्लाइंट से क्या दुश्मनी है, तो मेड उसे बताता है कि विलन में नहीं बल्कि ली फ्रॉग है जिसने मेरे क्लाइंट ल्यूक जैकबसन को किडनैप कर लिया है। जेन को भी अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि उसे डेयरडेविल की कॉस्ट्यूम की वजह से ऐसा लगा था कि वो दुश्मन है। मेड उसे अपना सुपर हीरो नाम डेयरडेविल बताता है और वो दोनों साथ में ल्यूक को बचाने के लिए यूजिन के अड्डे लिलीपैड में पहुंच जाते हैं जहां यूजिन ने ल्यूक को किडनैप कर रखा था और उससे अपना एक बहुत ही हाईटेक सूट बनवा रहा होता है। जेन और मेड देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे गुंडे हैं लेकिन वो दोनों मिलकर एक एक करके सभी गुंडों को मारने लग जाते हैं। शी-हल्क ल्यूक को भी आजाद कर देती है जिससे वो पुलिस को बुलाने चला जाता है। यूजिन भी वहाँ से भागने के लिए छलांग लगाता है लेकिन उड़ न पाने की वजह से उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। शी-हल्क के ल्यूक को बचाने की वजह से वो उसे माफ कर देता है और अवार्ड नाइट में उसके लिए सूट बनाने को तैयार हो जाता है। जेन इससे खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि मेट और जेन छत पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं क्योंकि अब वो कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेट उसे कहता है कि मैं कल न्यूयॉर्क निकलने वाला हूँ, इसीलिए वो दोनों आज डेट पर जाने के बाद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अगली सुबह जब डेयरडेविल वॉल्टर के अपार्टमेंट से निकलता है तो निकी जेन के पास आ जाती है। जेन को लगता है कि एपिसोड अब खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन निकी उसे बताती है कि हमें अवार्ड नाइट के लिए जाना है। जेन कहती है कि नेक्स्ट एपिसोड लास्ट होने वाला है इसीलिए कुछ तो बुरा जरूर होगा, जो और फिनाले एपिसोड में होता है। फिर जेन ल्यू की ड्रेस पहनकर अवार्ड नाइट के लिए पहुंच जाती है जहां जेन के पेरेंट्स भी आए होते हैं। वहां शी-हल्क के साथ साथ मैलेरी बुक और बहुत सारे फीमेल लॉयर को अवार्ड दिया जाता है मगर तभी इंटेलिजेंसिया साइट वाले लोग वहां की स्किन हैक कर लेते हैं और वो जेन की सभी प्राइवेट वीडियो दिखाने लगते हैं और सभी को बताते हैं कि जेन उनकी तारीफों के लायक नहीं है, वो एक अय्याश है। इससे जेन को गुस्सा आ जाता है और उन स्किन को तोड़ देती है जिससे सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं। जेन काफी दुखी होती है और उसे वहाँ इंटेलिजेंसिया के लोग भी दिखाई देते हैं जिन्हें वो पकड़कर मारने लगती है मगर तभी डैमेज कंट्रोल के लोग आकर जेन को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब शी-हल्क के इस बर्ताव की वजह से सभी लोग उसे बुरा मारने लगे थे और सबको लगता है कि वो एक राक्षस है जो कभी भी गुस्से में आ सकती है। शी-हल्क को डैमेज कंट्रोल के हाई सिक्योरिटी जेल में रखा होता है जहाँ पर पहले ब्लोंस्की को रखा हुआ था। जेन के पास पग निकी और मैलेरी आती है। जेन उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें ब्रूस की कोई खबर मिली, तो पग उसे बताता है कि मैंने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। जेन अपने दोस्तों कहती है कि हमें उन सभी लोगों का पता लगाना होगा जिनके पास मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है क्योंकि मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। तो मलेरी उसे कहती है कि वो लोग मुद्दा नहीं है, हमें तुम्हारा केस डिस्कस करना है। जेन उसे कहती है कि उन लोगों ने मुझे फंसाया है, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया। मलेरी उसे समझाती है कि तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए था क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं बल्कि हल्क हो और अब सैकड़ों लोग इस बात को जान चुके हैं कि तुम्हारा गुस्सा कितना खतरनाक है। फिर वो कहती है कि अगर तुम शर्तें मान लो तो हम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। जेन शर्तें मान लेती है और अब शर्त के मुताबिक उसके शी-हल्क बनने पर रोक लगाई जाती है, इसीलिए उसे इनहिबिटर पहना दिया जाता है। जेन को अपने जॉब से भी निकाल दिया जाता है, इसीलिए अपने मॉम डैड के पास आ जाती है। वो काफी परेशान होती है क्योंकि मीडिया वाले उसे अजीब तरह के सवाल पूछकर तंग कर रहे थे, इसीलिए जेन के डैड उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। जेन किसी भी हाल में इंटेलिजेंसिया के लोगों को सजा दिलवाना चाहती थी, इसीलिए वो निकी को भी घर पर बुला लेती है। निकी जेन को बताती है कि इंटेलिजेंसिया के लोगों को ढूंढना आसान नहीं होगा, बस मुझे इतना पता है कि इंटेलिजेंसिया साइट का एडमिन कोई हल्क किंग नाम का बंदा
है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाई क्योंकि साइट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जेन उसे कहती है कि मेरे पास इंटेलिजेंसिया पर केस करने का कोई सबूत नहीं है। तो निकी उसे आइडिया देती है कि इंटेलिजेंसिया कुछ बेवकूफ लोगों का अड्डा है, इसीलिए जब उनमें से कोई भी गलती करेगा तो हम उसे बेनकाब कर देंगे। जेन की मॉम भी वहाँ जाती है जो निकी के लिए खाना पे करती है। साथ ही निकी को जेन का फनी वीडियो भी दिखाती है जो उसने लो स्कूल के वक्त शूट की थी। जेन अपनी मॉम को ये सब बताने से मना करती है, लेकिन वो निकी को वो वीडियो सेंड कर देती है। जेन अब काफी दुखी होती है क्योंकि अब शी हल्क नहीं बन सकती। जेन हल्क से बात करने के लिए उसे मैसेज करती है, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, इसीलिए वो ब्लोंस्की से बात करती है, लेकिन उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसीलिए उससे मिलने जाने का डिसाइड करती है। वही निकी जेन की उस कॉलेज की फनी वीडियो को इंटेलिजेंसिया साइट पर अपलोड कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि जेन की प्राइवेट वीडियो अपलोड करने से वो इंटेलिजेंसिया के लोगों तक पहुंच सकती है। और होता भी ऐसा ही है क्योंकि उसे उस वीडियो की वजह से हल्क किंग का मैसेज आता है और उसे पार्टी में बुलाता है। वहीं जेन ब्लोंस्की के फार्म हाउस में पहुंच जाती है, मगर वहाँ ब्लोंस्की नहीं होता। वहाँ वो डर्क से मिलती है। जेन उसे कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकती हूँ, तो डर्क उसे बताता है कि तुम यहाँ रुक सकती हो और वो गेस्ट रूम में उसके रहने का इंतजाम कर देता है। वहीं निकी पक के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ इंटेलिजेंसिया की पार्टी चल रही थी। निकी पक को कहती है कि तुम्हें अंदर जाकर इंटेलिजेंसिया के खिलाफ सबूत हासिल करने होंगे और मैं ईयरबड्स के थ्रू तुमसे बात करती रहूंगी। तो पक उसे कहता कि ईयरबड्स से उन्हें मुझ पर शक हो सकता है। तो निकी बताती है कि अभी ईयरबड्स का ही जमाना है। तो हिम्मत करके अंदर चला जाता है जहाँ उसे टोड भी नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। टोड उसे कहता है कि मैं भी जानता था कि तुम शी हल्क से नफरत करते हो, जिससे अब पक भी शी हल्क की बुराई करने लगता है ताकि वो टोड को विश्वास दिला सके। और वो बातों ही बातों में उससे पूछता है कि तुम इंटेलिजेंसिया के साथ कैसे जुड़े। तो टोड उसे बताता है कि मैंने इंटेलिजेंसिया बनाई है और मैं ही हल्क किंग हूँ। ये सुनते ही पक के होश उड़ जाते हैं और अब निकी का कॉल भी कट जाता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। टोड सभी को कहता है कि हमने दुनिया को विश्वास दिलाया कि हम मामूली नहीं है और हम दुनिया के सामने शी हल्क की सच्चाई लेकर आए। वहीं जेन डक से ब्लोंस्की के बारे में पूछती है तो डक बताता है कि वो नीचे लॉज में है जहाँ अभी कोई प्राइवेट मीटिंग चल रही है। तो जेन भी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वहीं टोड नीचे लॉज में अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाता है जो और कोई नहीं बल्कि एबोमिनेशन यानी कि ब्लोंस्की होता है। और ये पार्टी और कहीं नहीं बल्कि ब्लोंस्की के फार्म हाउस पर ही चल रही थी। ब्लोंस्की अपने एबोमिनेशन रूप में होता है, जिसे देखकर पक हैरान हो जाता है। ब्लोंस्की ने कुछ पैसों के लिए ये पार्टी यहाँ ऑर्गेनाइज की थी और वो यहाँ एक लाइफ कोच बनकर आया था और वो सभी का हौसला बढ़ाने लगता है। तभी जेन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो ब्लोंस्की को इस रूप में देखकर हैरान होती है। जेन को देखते ही ब्लोंस्की अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो जेन को बताता है कि मैं एबोमिनेशन पैसों के लिए बना था। तभी निकी भी वहाँ जाती है और पग और निकी जेन को बताते हैं कि इंटेलिजेंसिया साइट किसी और ने नहीं बल्कि टोड ने बनाई थी और वही हल्क किंग है। टोड जेन को बताता है कि जोश को मैंने ही तुम्हारे पीछे भेजा था ताकि वो तुम्हें पटाकर तुम्हारा खून चुरा सके और मेरी टीम ने तुम्हारे खून को सिंथेसाइज कर लिया है ताकि इससे मुझे तुम्हारी वो पावर मिल जाए जिसके लायक तुम कभी नहीं थी। यानी कि मुझे सुपर पावर तुम्हारी तरह भीख में नहीं मिली, मैंने खुद हासिल की। और वो सुपर हल्क सीरम को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। जेन को भी कुछ समझ नहीं आता और अब उस सीरम के असर से टोड भी हल्क की तरह पावरफुल बन जाता है। तभी वहाँ टाइटेनिया भी आ जाती है। टोड जेन पर हमला करने लगता है, लेकिन ब्लोंस्की उसे प्रोटेक्ट करता है। जेन को कुछ समझ नहीं आता और अब ब्रूस यानी कि हल्क भी वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि ब्लोंस्की जेन को नुकसान पहुँचा रहा है, इसीलिए उस पर हमला करने लगता है। जेन को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बेकार एपिसोड की एंडिंग कैसे हो सकती है और ये सारी स्टोरी लाइन बेमतलब है। इसीलिए अब वो शी हल्क बनकर डिज्नी की दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ असेंबल्ड पोस्टर की मदद से मार्वल स्टूडियो में पहुंचकर शी हल्क प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ सभी राइटर शी हल्क के फिनाले एपिसोड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। जेन उन सभी से कहती है कि तुमने किस तरह का घटिया फिनाले एपिसोड लिखा है। तो राइटर से कहते हैं कि हमें लगा कि एपिसोड धूम मचा देगा जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जेन उसे कहती है कि उस विलन ने मेरा खून चुरा लिया और तुम्हें से बेकार आइडिया कहाँ से आते हैं, क्योंकि सुपर सीरम हर सुपर हीरो स्टोरी का एक बहुत पीटा हुआ फॉर्मूला है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने तरीकों से चलना चाहिए। तो एक राइटर से कहती है कि तुम्हारी बात सही है, मगर केविन को ऐसी स्टोरी चाहिए थी, इसीलिए अब जेन डिसाइड करती है कि वो केविन से मिलेगी। लेकिन सभी उसका मजाक उड़ाते हुए बताते हैं
कि केविन से कोई नहीं मिल सकता, वो बेशकीमती है। लेकिन जेन ने ठान लिया था कि वो केविन से बात करके रहेगी। इसीलिए वो रास्ते में आने वाले सभी गार्ड पर हमला करती हुई केविन के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहाँ ये देखकर हैरान होती है कि केविन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट है और उसका फुल फॉर्म नॉलेज इनहेंस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस होता है। केविन उसे कहता है कि सभी सुपर हीरोज के डिसीजन मैं ही लेता हूँ कि कौन क्या करेगा और मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले तुम्हें जेन के अवतार में आना होगा क्योंकि तुम्हारा विजुअल इफेक्ट बहुत महंगा पड़ता है, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है, जिससे अब जेन नॉर्मल हो जाती है। केविन उसे बताता है कि दुनिया में सबसे एडवांस एंटरटेनमेंट एल्गोरिथम मेरे पास है और मेरे सारे प्रोडक्ट परफेक्ट होते हैं। जेन उसे बताती है कि मेरी स्टोरी में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो केविन उसे कहता है कि ये शो मैंने बनाया है। तो जेन उसे कहती है कि ये मेरा शो है और वो अपनी लॉयरगिरी दिखाते हुए उसे बताती है कि मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी शानदार लाजवाब प्लॉट लाइन की वजह से फेमस है, लेकिन ये भी फेमस है कि मार्वल मूवी एक ही तरह से खत्म होती है और ये इस वजह से है कि तुम जबरदस्ती के रूल फॉलो कर रहे हो जो कहीं लिखे नहीं है और अब ऑडियंस इन एक जैसी एंडिंग से पक चुकी है जिनमें खून खराबा होता है और ये स्टोरी से ध्यान भटकाता है। तो केविन भी उसकी बात समझ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कैसा क्लाइमेक्स चाहती हो। तो जेन कहती है कि हमें टोड को हल्के पावर देने से रोकना चाहिए क्योंकि पावर विलन नहीं है बल्कि टोड है। तो केविन ऐसा ही करता है और वो टोड को नॉर्मल कर देता है। जेन उसे ये भी कहती है कि ब्रूस का भी यहाँ कोई काम नहीं था क्योंकि ये मेरी कहानी है और उसे मुझे बचाने नहीं आना था। केविन जेन से कहता है कि उसका आना जरूरी था क्योंकि इससे ही पता चलता कि वो इतने दिनों से कहाँ था, लेकिन जेन कहती है कि वो जरूरी नहीं है, वो हमें मूवी के लिए बचाना चाहिए। तो केविन मान जाता है और अब एबोमिनेशन को भी नॉर्मल कर दिया जाता है और अब जेन रात की जगह सुबह करवा देती है, मगर केविन उसे कहता है कि आज के बाद तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगी क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म का एरर फिक्स कर दिया गया है। अब जेन वापस शो में आ जाती है जहाँ पुलिस ने टोड को पकड़ लिया था। जेन नॉर्मल होकर टोड से कहती है कि मैं तुमसे कोर्ट में बदला लेकर रहूंगी। अब डेयरडेविल भी वहाँ पर आ जाता है ताकि वो जेन की मदद कर सके, मगर जेन उसे बताती है कि विलन पकड़ा गया। निकी और पग उनकी बातें सुनकर समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब ब्लॉन्स्की को शर्त तोड़ने की वजह से वापस जेल लेकर जाया जाता है। जेन अब खुश होती है और वो डेयरडेविल को अपनी फैमिली से मिलवाती है और वो सभी उससे मिलकर खुश होते हैं। अब ब्रूस भी वहाँ पर आ जाता है जो सभी को बताता है कि मैं इतने दिनों से सकार पर था और वो सभी को अपने बेटे स्कार से मिलवाता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जेन केस लड़ने जाती है क्योंकि उस पर लगे आरोप हट चुके थे। जेन सभी को बताती है कि टोड जैसे लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और अगर उन जैसे लोगों ने फिर किसी को तंग किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पर शी हल्क का ये फर्स्ट सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ वोंग ब्लॉन्स्की से जेल में मिलने आता है क्योंकि ब्लॉन्स्की ने उसे बुलाया था क्योंकि उसके साथ कामरता जाना चाहता है। इसीलिए ब्लॉन्स्की अपना सारा सामान लेकर वोंग के साथ कामरता चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।